नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। इस राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अगली कड़ी में हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी पर चर्चा करते हैं। देखिए, अभी तक हमने राज्य की उत्पत्ति पर विभिन्न सिद्धांतों पर विमर्श किया है, जिनमें राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ईश्वरीय सिद्धांत और मुख्य रूप से सामाजिक समझौता सिद्धांत। और उस सामाजिक समझौते सिद्धांत में हॉब्स, लॉक और रूसो के प्रमुख रूप से राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सरकार के स्वरूप के संबंध में क्या विचार थे और उनके बीच में तुलना को या कंपैरिजन को भी हमने देखा। लेकिन चाहे राज्य की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत हो, चाहे पितृसत्तात्मक सिद्धांत हो, चाहे सामाजिक समझौता सिद्धांत हो, चाहे राज्य को एक ईश्वर की कृति के रूप में मानने की बात हो, ये सभी सिद्धांत काल्पनिक से प्रतीत होते हैं। यानी अगर हम तथ्यों के आधार पर अगर मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं या हम एक सामान्य समझ से अगर राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं, तो उपरोक्त सभी जो सिद्धांत जिन पर हमने अभी तक चर्चा की है वो महज एक कल्पना और तर्क पर आधारित है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, गवर्नर ये कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न ही ये उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है। यानी देखिए, यहाँ न तो राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय किसी आशीर्वाद से होती है या किसी ऑलमाइटी पावर या ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति से राज्य एकदम अस्तित्व में आ जाता है, न तो ये है, और न ये शारीरिक बल का परिणाम है। यानी यहाँ पर फोर्स थ्योरी की भी वो आलोचना करते हैं राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में। और न ही किसी प्रस्ताव या समझौते का परिणाम है, जो कि सामाजिक समझौते की बात हमारे सामने आती है। और न ही परिवार का ये विस्तृत रूप है, यानी मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों सिद्धांतों की आलोचना भी गवर्नर करते हैं। गवर्नर आगे ये कहते हैं कि राज्य केवल कोई कृत्रिम यांत्रिक निर्माण भी नहीं है, यानी ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको कि मनुष्य ने बनाया है। यह तो ऐतिहासिक या क्रमिक विकास का परिणाम है और उसी का ये संगठन है। यानी यहाँ पर गवर्नर की ये जो परिभाषा है अपने आप में एक मानक है, और ये परिभाषा इस बात को सिद्ध करती है कि राज्य की उत्पत्ति में विकास या धीरे धीरे इसका जो क्रमिक क्षण क्षण जो विकास होता है मनुष्य की आदिम स्थिति से लेकर वर्तमान आधुनिक राज्य की भूमिका तक, तो उसमें विकास का एक महत्वपूर्ण या समय का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी सिद्धांतों पर हमने चर्चा की है वो कल्पना पर आधारित है, जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की है। यहाँ पर देखिए, राज्य को एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से जोड़ा गया है, यानी एक जैविक विकास से राज्य की तुलना होती है। और यहाँ पर 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, और चार्ल्स डार्विन उसमें एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और वो ये कहते हैं कि अनेक तथ्य और प्रमाण के आधार पर ये जो सृष्टि का जो जैविक विकास होता है, इस जैविक विकास की या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात चार्ल्स डार्विन करते हैं। और उन डार्विन के सिद्धांतों के आधार पर मैक्सी एक बात कहते हैं प्रोफेसर मैक्सी ये कहते हैं कि डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव शीघ्र राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में भी अनुभव किया जाने लगा। अब ये माना जाने लगा कि राज्य का ऐतिहासिक विकास हुआ है और इसी क्रम में राज्य की उत्पत्ति का यह ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत हमारे सामने है। यानी यहाँ पर मैक्सी इस बात को कहते हैं। बर्गेस यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए राज्य के विकासवादी सिद्धांत के संदर्भ में उसका पक्ष लेते हुए बात करते हैं कि राज्य इतिहास का निर्माण है, जिसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज के क्रमिक एवं निरंतर विकास का परिणाम है, जो बहुत ही निकृष्ट कोटि की अपूर्णता से प्रारंभ होकर भद्दे लेकिन सतत उन्नतिशील अभिव्यक्ति के रूपों में होता हुआ मनुष्य के इस सार्वभौमिक संगठन की ओर बढ़ता है।
यानी यहाँ पर बर्गेस जो है उस आदिकाल की जो अपूर्णता है उससे लेकर वर्तमान काल की पूर्णता के बीच की वो बात करते हैं। बर्गेस आगे कहते हैं कि राजनीतिक चेतना आदिम व्यक्ति में एकाएक उत्पन्न नहीं होती है। यानी अगर हम इस सृष्टि में या इस विश्व में ग्लोब पर जो भी हम आज का डेवलपमेंट देखते हैं, या हम साइंस के रिसर्च या जो विज्ञान और तकनीक का जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है, उनकी बात को वो लेते हुए, उनका उदाहरण देते हुए बात करते हैं कि ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये सब मनुष्य की चेतना का परिणाम है। यानी मोबाइल पहले आता है या मोबाइल का विचार पहले आता है, रेलगाड़ी पहले आती है या रेलगाड़ी का विचार पहले आता है। तो यहाँ पर आइडिया और फैक्ट की बात है। बर्गेस इस बात को कहते हैं कि ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस अबाउट स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट, ये व्यक्ति के अंदर एकाएक नहीं आती है, ये एक लंबे समय का एक परिणाम होता है। और शुरू में जब राज्य का विचार किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज या किसी भी परिवार में आया होगा, तो इस विचार को आने में बहुत लंबा समय लगा। यानी राज्य अस्तित्व में आता है, उसके पहले राज्य का एक विचार आता है। वो विचार भी काफ़ी लंबे समय के परिणाम, काफ़ी लंबे समय के व्यतीत होने के बाद आता है। ऐसा नहीं कि आदिम मानव ने जैसे आग का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, एक जगह रहने लगा, पहिए का आविष्कार होता है, तो वो अचानक नहीं होता। वो धीरे धीरे उनके अनुभवों के आधार पर उनके दिमाग में एक विचार आता है। तो इस विचार को आने में बहुत लंबा समय लगा। और जो किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संगठनों से जो लोग अवगत नहीं थे, जो पहली बार उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तो इसके लिए एक बहुत लंबा समय की बात बर्गेस यहाँ करते हैं। बर्गेस आगे लिखते हैं कि राजनीतिक आत्मचेतना आरंभ में रही होगी या नहीं रही होगी, इस बात पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये बात कहते हैं कि धीरे धीरे कुछ व्यक्ति में, कुछ वर्ग में, कुछ परिवारों में या कुछ क्षेत्र के लोगों में एक चेतना आई होगी, और वो चेतना थी नेतृत्व की। जैसे चेतना एक सामान्य सी एक मनुष्य का स्वभाव है, चेतना आती है, और इस प्रकार धीरे धीरे उस चेतना का परिणाम हमारे सामने राज्य की उपस्थिति होती है। इस प्रकार जो है ये कहा जा सकता है कि राज्य का निर्माण न होकर उसका धीरे धीरे विकास होता है। यानी ये देखिए कि अचानक मनुष्य में कोई राजनीतिक चेतना आ जाती है और वो राज्य का निर्माण कर देता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हमें सामाजिक समझौते के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, जो तर्क वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस चेतना में भी एक बहुत लंबा समय लगता है। तो यहाँ पर यही बात है कि ये चेतना भी धीरे धीरे डेवलप होती है, वो भी विकसित होती है, चेतना भी सडन नहीं आती है। इस प्रकार जो है राज्य का विकास होता है, और ये विकास चल रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम पॉलिटिकल साइंस के लक्ष्यों की बात करते हैं या जब हम हमारे इस विषय की बात करते हैं, तो हमारे सामने इसके उद्देश्य क्या है कि आदर्श राज्य का निर्माण करना, सभ्य समाज की स्थापना करना, आदर्श नागरिक का निर्माण करना। लेकिन ये अभी लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। आज भी समाज में, विश्व में अन्याय है, शोषण है, समानता नहीं है। कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर लोगों की बातों को सुना नहीं जाता है। तो जब तक ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, अधिकार, ऐसा जो यक्ष प्रश्न हमारे सामने है, और जब तक सभी लोगों का कल्याण सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तब तक राज्य अपनी निर्माण की प्रक्रिया में है। यानी जो प्रयास हमारा शुरू होता है गुड लाइफ के लिए, वो प्रयास अभी तक भी है। अगर हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से शुरू होकर इधर भारतीय चिंतन में मनु, शुक्र, कौटिल्य या जो हमारा वैदिक दर्शन है, उनके आधार पर अगर हम कंक्लूजन पे जाते हैं, तो हम ये महसूस करेंगे कि जो लक्ष्य उस समय तय किए गए थे, वो लक्ष्य अभी तक भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात राज्य अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। राज्य ने अभी तक अपने आप को पूर्णत्व में प्राप्त नहीं किया है, अभी भी राज्य परफेक्ट नहीं है। इस प्रकार इस राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के संदर्भ में हम इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिकोक एक बात कहता है कि राज्य का उद्गम एक क्रमिक विकास के आधार पर हुआ है। इसका इतिहास मानव जाति के ज्ञात और अज्ञात काल तक फैला हुआ है। यानी लिकोक भी इसी बात को समर्थन करते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर फिक्स समय या कोई परिस्थिति या कोई ऐसा कालखंड हमारे सामने नहीं है जहाँ पर अचानक राज्य का निर्माण हो गया हो।
ये बिल्कुल अज्ञात है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास कोई ऐसे फैक्चुअल नोट्स नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है। तो इस प्रकार जो है राज्य की उत्पत्ति का विकास होता है, ये सिद्धांत सर्वमान्य है। और इस विकास के संदर्भ में अभी हमने ये चर्चा की है। इस राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, यानी इसके जो प्रमुख जो कारक हैं जिसने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको हम अगले स्पीच में, अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।